डॉक्टर सजाद। आज जो बेसिकली मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है मैनेजेरियल अकाउंटिंग की। जब आप इनका बेनिफिट क्या होगा जब आप न्यूमेरिकल करेंगे और जितने भी आप स्टेटमेंट बनाएंगे उसके अंदर ये यूज़ होंगी और आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इन इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत ज़रूरी है और आपने ये लेक्चर केयरफुली सुनना है और इसको समझना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉस्ट यूनिट से शुरू करते हैं कि कॉस्ट ऑफ यूनिट क्या होता है। देखें, सिंपली जब आप एक यूनिट बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई सर्विसेज देते हैं, उसके अगेंस्ट एक कॉस्ट आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टेबल बनाने जा रहे हैं, उस टेबल के ऊपर जितनी भी लकड़ी लगेगी या उसके ऊपर जितना भी मटेरियल, कलर, पॉलिश यूज होगी, वो उसकी क्या होगी, कॉस्ट होगी। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है ये बनेगी कहाँ पर, जहाँ पर उसका शोरूम होगा, फर्नीचर का शोरूम होगा। ठीक है, तो ये है कास्ट ऑफ यूनिट। अगर मैं इसे सिंपली पढ़ता हूँ तो देखिए अब आपको समझ भी आ जाएगी। इट इज़ अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इन रिलेशन टू विच अ कॉस्ट इज असर्टेन। ठीक है, बेसिकली ये किससे रिलेट कर रहा है, प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ, और जहाँ उसकी कॉस्ट इनकर्ड होती है, जहाँ उसकी कॉस्ट होती है। ठीक है, इट इज फॉर एग्जांपल इट इज द यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि आपने टेबल बनाई, उसका आउटपुट हो गई। ठीक है, पूरी टेबल बन गई जी, उसके ऊपर लकड़ी लगी थी, उसके ऊपर शीशा लगा था, उसके ऊपर पेंट हुआ था, वो क्या होगा, आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट होगी या प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस होगी, या बिजनेस की वो क्या होगी, प्रोडक्ट होगी। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स दैट यूनिट फॉर विच कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द यूनिट इज आइडेंटिफाई और एलोकेटेड। ठीक है ना, कि ये कास्ट है प्रोड्यूसिंग, जो बेसिकली इदारा, जो कंपनी, जो क्या कहते हैं एंटिटी उसको बना रही होगी, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेगा। फॉर एग्जांपल, इसने एग्जांपल्स कुछ दी हुई हैं। बॉल पॉइंट फॉर अ बॉल पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, कि अगर एक बॉल पॉइंट बनाती है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी ही उसकी कॉस्ट को एलोकेट करेगी, उस एक यूनिट की कॉस्ट को बताएगी। फॉर एग्जांपल, एक बॉल पेन आप बनाते हैं और वो मार्केट के अंदर 20 रुपए का सेल होता है। कंपनी कहेगी कि उसकी कॉस्ट क्या आई है, 10 रुपये आई है, 12 रुपये आई है, 15 रुपये आई है। ठीक है, वो उसकी कॉस्ट है। ठीक, उसके बाद बोटल है, बेवरेजेस प्रोड्यूसिंग एंटिटी, फैन है, फैन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। ठीक है, होपफुली आपको कॉस्ट ऑफ यूनिट समझ आ गया होगा कि कॉस्ट ऑफ यूनिट जो एक यूनिट बनाने पर हमारी कॉस्ट आती है। ठीक है, और उसके बाद कास्ट ऑफ सेंटर क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ सेंटर इज लोकेटेड वेयर कॉस्ट आर इनकर्ड। ठीक है, कि सेंटर फॉर एग्जांपल जहाँ पर वो वर्कशॉप अवेलेबल है, उसके ऊपर क्या कॉस्ट आती है। ठीक है, अब ये यूनिट कॉस्ट के अंदर भी शामिल हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक, उसने एग्जांपल भी दिए, वर्कशॉप इज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ऑटो सर्विसेज डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज डिपार्टमेंट, पैकेजेस डिपार्टमेंट और जेनिटोरियल सर्विसेज डिपार्टमेंट। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ सेंटर है बेसिकली, जहाँ पर और ये उसने कहा है ये उसके अंदर एट्रीब्यूट कास्ट ऑफ यूनिट के अंदर शामिल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, इससे सेपरेटली ट्रीट भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है दूसरे नंबर पर है हमारे पास रेवेन्यू सेंटर। क्या है रेवेन्यू सेंटर, कि आपकी बेसिकली रेवेन्यू सेंटर क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ एंटिटी दैट अर्न सेल्स रेवेन्यू, जहां से बेसिकली आपके सेल्स रेवेन्यू आते हैं। ठीक है, इट्स मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू अर्न नॉट फॉर द कास्ट ऑफ ऑपरेशन, जहां पे मैनेजर बेसिकली सेल्स को डील करता है। किसके साथ डील करता है, सेल्स को डील करता है। वो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस को डील नहीं करता, उसका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस के साथ लेना देना नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ सेल डिपार्टमेंट, आप सेल डिपार्टमेंट की बात करेंगे, फैक्ट्री आउटलेट की बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास प्रॉफिट सेंटर है। क्या है, प्रॉफिट सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर इज अ सेक्शन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसिंग प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ब्रांच है, आपने उस पर अपनी प्रोडक्ट रखी है, वो आपको प्रोडक्ट के ऊपर क्या देगी, प्रॉफिट लेकर देगी। इसी तरह एक डिवीजन है, डिवीजन में आपने अपनी ब्रांच खोली हुई है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास इन्वेस्टमेंट सेंटर है। इन्वेस्टमेंट सेंटर इज अ सेगमेंट और प्रॉफिट सेंटर वेयर द मैनेजर हैज सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर हिज और हर डिवीजन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। ठीक है,
कि ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट सेंटर का है, जो भी आपने किसी भी शहर के अंदर बनाया होता है तो मैनेजर उसका रिस्पॉन्सिबल होता है उस ब्रांच का, उसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली कि हम इस सेंटर पे या इस डिवीजन में हम इतनी इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही हमें क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक हो गया। अब रेलिवेंट कॉस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द मैनेजेरियल अकाउंटिंग। जब आप देखेंगे रेलिवेंट कॉस्ट, then relevant cost in which changes with a change in decision। ठीक, कि आपने रेलिवेंट कॉस्ट को चेंज किया, उससे क्या हो गया, आपके डिसीजन के अंदर भी चेंज आ गया। दीज आर फ्यूचर कॉस्ट दैट इफेक्ट द करंट मैनेजमेंट डिसीजन। कि जो ये फ्यूचर कॉस्ट होती है जो आपकी मैनेजमेंट डिसीजंस को क्या करती है, इफेक्ट करती है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, तो एग्जांपल से आपको मजीद क्लेरिफाई हो जाएगा। देखिए वेरिएबल कॉस्ट का मैंने कॉन्सेप्ट पहले आप लोगों को दे रखा है, ठीक है, उसकी वीडियो भी मैं बना दूंगा। एक वेरिएबल कॉस्ट की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब आपके पास एक ऑर्डर आता है, ठीक है, 10,000 यूनिट्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं, 10,000 यूनिट बनाने हैं किसी चीज़ के, और उसके बाद आपके पास वही बंदा कह देता है कि मुझे 10,000 की जगह 12,000 यूनिट चाहिए। तो आपका क्या हो गया, डिसीजन चेंज हो गया। ठीक है, आपकी कॉस्ट क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक, ये आपके बेसिकली डिसीजन पर इफेक्ट हुआ। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती रहती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। ठीक, कि आपकी प्रोडक्शन कितनी है, आपका ऑर्डर कितना है, उसके अकॉर्डिंगली बेसिकली आपकी कास्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, दिस इज अ कास्ट आर रेलिवेंट, इस रिलेटेड टू द बेसिकली आप कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके साथ रिलेट कर रही है। फिक्स कॉस्ट, ठीक, अ फिक्स कॉस्ट भी चेंजेस विद द अल्टरनेटिव। फिक्स कॉस्ट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है अल्टरनेटिव्स के साथ। ठीक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी आगे आपको देता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, तो ये रेलिवेंट टू यूर मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही होती है उसके साथ रिलेट कर रही होती है। ठीक है, मैनेजमेंट डिसीजंस के साथ रिलेट कर रही होती है। अब उसके बाद हमारे पास है इररेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, अब इररेलेवेंट कॉस्ट ये बहुत डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल नहीं होती। इररेलेवेंट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट वुड नॉट इफेक्ट द करंट मैनेजमेंट डिसीजन, कि जो मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं उन पर वो कॉस्ट इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, अब हमारे पास एग्जाम्पल में वो कहता है एक बिल्डिंग है, हमने लास्ट ईयर परचेज की थी। क्या की थी, बिल्डिंग लास्ट ईयर परचेज की। इस कॉस्ट इज इररेलेवेंट टू इफेक्ट द मैनेजमेंट डिसीजंस, कि ये कास्ट इफेक्ट ही नहीं करती किसके ऊपर, मैनेजमेंट के डिसीजंस के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपकी कॉस्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आपकी किसके साथ है, प्रोडक्ट के साथ है। ठीक है, तो ये आपकी इररेलेवेंट कॉस्ट बनती है। आपने बिल्डिंग परचेज की थी, दिस इज अ नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट। जब आप इन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, जब एक चीज बना रहे होते हैं, तो उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है, दिस इज कॉल्ड रेलिवेंट कॉस्ट। ओके, अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास है संक कॉस्ट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ संक कॉस्ट इज मैनेजरियल अकाउंटिंग। ठीक है, संक कॉस्ट इज द कॉस्ट एक्सपेंडेड इन द पास्ट दैट कैन नॉट बी रिट्रीव्ड ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज। वो कहता है ये संक कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो बेसिकली पास्ट में हो चुकी होती है और रिकवरेबल नहीं होती। ठीक है, और किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज पर लग चुकी होती है, ठीक है, पास्ट में हो चुकी होती है, आप उसे रिकवरेबल नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं, इरिकवरेबल कॉस्ट होती है। ये क्या होती है, इरिकवरेबल कॉस्ट होती है। इस एग्जांपल से आपको मजीद क्लेरिफाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है, एक एंटिटी परचेज की है स्टेशनरी इन बल्क के लिए। ठीक, बल्क लास्ट मंथ आपने एक किसी चीज के लिए स्टेशनरी परचेज की, पिछले मंथ में, दिस एक्सपेंसेस हैज अनकर्ड। ठीक है, ये एक्सपेंसेस हो गए एंड हेंस विल नॉट बी रेलिवेंट टू द मैनेजमेंट डिसीजंस टू बी टेकन द सब्सिक्वेंट टू परचेज। ठीक है, अब ये मैनेजमेंट के इसके डिसीजंस के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, नॉट रेलिवेंट। ठीक है, ये ऑफिशियल वर्क था, आपने कर दिया और ये रिकवरेबल है, इसकी कोई रिकवरी नहीं है, इसका प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ इतना लेना देना नहीं होता। जो एक्सपेंड कर दे जी प्रोडक्ट के साथ, दोबारा उसके साथ स्टेशनरी आपने एक महीना पहले ली थी, नो। ठीक है,
और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द मैनेजरियल अकाउंटिंग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि जी आपके पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो ऑर्डर आए या दो जगह पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह कर सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म आप जाएंगे तो आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आल दो वो बहुत ज़्यादा भी है लेकिन आपको उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो बिजनेस गोइंग होता है आप हमेशा उस पर फोकस ज़्यादा करते हैं रादर देन स्पेसिफिक मोमेंट पे आपके पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई और उसको आप अवेल करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि बिजनेस हमेशा लॉन्ग टर्म चलते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट सेक्रीफाइड इन द फेवर ऑफ एन अल्टरनेटिव, ठीक है। कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेनिफिट क्या होता है? आप हमेशा अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी को सेक्रीफाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो कहता है इन एन इन्वेस्टर इन अ स्टॉक एक्सचेंज ही फॉरगोज द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट फर्दर इन हिज होटल, ठीक है। वो कहता है कि एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करता है बंदा, लेकिन इसी तरह वो दूसरी होटल के अंदर इन्वेस्टमेंट को छोड़ दे देता है, ठीक है। वो कहता है द प्रॉफिट विच इन्वेस्टर विल गेटिंग फ्रॉम द होटल इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बंदा होटल से भी प्रॉफिट ले सकता था, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। एक आपका कस्टमर है, वो आपके पास आता है कि जी मुझे 10,000 यूनिट बना के दे, और वो आपका कंटिन्यूसली आपको ऑर्डर देता है हर मंथ हर ईयर, और मतलब आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक कस्टमर आता है, रेंडमली कभी कभी आता है, वो कहता है कि जी मुझे 20,000 यूनिट चाहिए, ठीक है। और आपके पास रॉ मटेरियल इतना अवेलेबल नहीं है कि आप उसको 20,000 यूनिट बनाकर उसी वक्त दे दें, और आपके साथ 10,000 यूनिट वाला जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका भी ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है। आप उसको छोड़ देंगे जो 20,000 ऑर्डर वाला आया है, क्योंकि वो रैंडम कस्टमर है, वो है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई है। आपके पास एक अल्टरनेटिव आप उससे भी प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन आप कंटिन्यू किसके साथ करेंगे? जो आपका कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म चल रहा है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट भी हमेशा लॉन्ग टर्म होती है, जो आप अवेल कर लेते हैं, जिसका आपको बेनिफिट ज़्यादा होता है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रादर देन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, कि आप एक अब प्रॉफिट लें और फिर उसके बाद वो आपके पास दोबारा ना आए। तो दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को किस तरह अवेल करेंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट कॉस्ट क्या चीज़ है? प्रोडक्ट कॉस्ट जो आपकी कॉस्ट प्रोड्यूस करते हैं, सर्विसेज देते हैं, ठीक है, वो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट बन जाती है। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपको गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट आप देते हैं वो प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाती है। द कॉस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, वो कॉस्ट किसके बिकम अ पार्ट? इन्वेंट्री का पार्ट बन जाती है। अब मैंने आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवर का कॉन्सेप्ट पहले दिया हुआ है, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर में फिर आपको दे दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, ये इसकी एग्जांपल है प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर, ठीक है। इसी तरह पीरियड कॉस्ट है। अब पीरियड कॉस्ट जो उस पीरियड के अगेंस्ट आती है, फॉर एग्जांपल दिस कॉस्ट इज नॉट रेलिवेंट टू प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के साथ तो इसका रिलेशन नहीं होता, दैट इज मैच अगेंस्ट द ऑन टाइम पीरियड बेसिस, ठीक है, जो टाइम पीरियड के अगेंस्ट मैच की जाती है। दिस कॉस्ट इज कंसीडर्ड टू बी एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। एंड चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। वो कहता है कि जब आप कॉस्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, उसके साथ पीरियड कॉस्ट को रिलेट नहीं किया जाता, ठीक है। वो आपका, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड, जैसे कि आपको पता है अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, एक साल का अकाउंटिंग पीरियड होता है। फाइनेंशियल ईयर हमेशा जून से जून तक होता है, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। कुछ कंपनीज हमेशा दिसंबर टू दिसंबर करती हैं, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड फॉर 1 ईयर, ठीक है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपको पता है हमेशा आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ये बन जाता है, उसका पार्ट बन जाता है, उसके अंदर चार्ज किया जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पीरियड कॉस्ट, ठीक है। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट, दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो मच इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द मैनेजरियल अकाउंटिंग।
when we talk about the historical cost, this is much important कि आपने एक प्रोडक्ट ली, फॉर एग्जांपल या आपने क्या कहते हैं आपके पास में एक ऐसी ट्रांजैक्शन हुई इनकर जो आपके पास उस वक्त उसकी वैल्यू 2 लाख थी, 3 लाख थी, 4 लाख थी। ठीक है, बाद में उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, 10 लाख हो गई, लेकिन आपकी रिकॉर्डिंग हमेशा उसकी बेसिक कास्ट से होगी, हिस्टोरिक कॉस्ट से होगी, जो जिस चीज पर जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपने उसे परचेज किया था। दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिक कॉस्ट। ठीक है, अब मैं इसे पढ़ता हूँ, आप होपफुली आपको समझ भी आ जाएगी। It is the cost which incur at the time of entering into the transaction. This cost is variable through invoice agreement. Historical cost is the actual cost that is borne at the time of purchase. कि जब वो उसकी कॉस्ट परचेज के क्या कहते हैं टाइम हुई। एग्जाम्पल क्या है, आपने एक बिल्डिंग ली 4 लाख रुपए की, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, अब 10 लाख है। इट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि उसकी 4 लाख जो बेसिकली कॉस्ट है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है। ठीक है, इसी तरह स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ डिटरमाइंड कॉस्ट ऑफ यूनिट। देखिए, जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको एस्टिमेट करते हैं, उसको क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि भाई एक बॉल पेन है आपने बनाना है, उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आप कहते हैं कि 12 से 15 रुपए आएगी। कितनी आएगी? 15 रुपए आएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक, आपने प्रोडक्ट बनाने से उसके ऊपर एक्सपेंस करने से पहले जो कॉस्ट कर दी, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, देन यू विल कंपेयर विद द ओरिजिनल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट जो आई उसके ऊपर, जो उसके ऊपर लागत आई। ठीक है, आप उसके साथ कंपेयर करेंगे, देन यू कैन रियलाइज दैट व्हाट वाज द स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, कि एक्चुअल कॉस्ट फॉर एग्जांपल उसके ऊपर 14 रुपए आ जाती है, आपने स्टैंडर्ड रखा था कि 15 रुपए है, उसके ऊपर 16 रुपए कॉस्ट आती है, दिस इज आल्सो स्टैंडर्ड, आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा था। वेरिएशंस आ जाती हैं, एक्चुअल और स्टैंडर्ड के अंदर हमेशा डिफरेंस आता ही आता है, क्योंकि आपने एक एस्टिमेटेड वैल्यू के अकॉर्डिंगली ही चीज़ की होती है। लेकिन ऐसा इतना लंबा डिफरेंस नहीं होता कि आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट 15 रुपए रखी, वो 25 रुपए आ गई स्टैंडर्ड एक्चुअल कॉस्ट, इस तरह नहीं होता। ठीक है, या वो 5 रुपए आ गई। एक माइनर डिफरेंस होता है एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के दरमियान, लेकिन ये हमेशा आप रखते हैं ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग, जो मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं उसके दरमियान आप ये रखते हैं। ठीक है, उसके बाद इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जिसके अंदर कॉस्ट इम्पोज ऑन द फर्म इंक्लूड कॉस्ट इज नॉट व्हेन इट फॉरगोज एन अल्टरनेटिव एक्शन बट डज नॉट मेक अ फिजिकल पेमेंट। ठीक है, वो कहता है कि सम टाइम आप उसके एक्शंस कर लेते हैं, लेकिन ये फिजिकल पेमेंट से इसका लेना देना नहीं होता। सच कॉस्ट रिलेटेड टू बेनिफिट अ सिंगल ट्रांजैक्शन एंड ऑकर्स व्हेन अ फर्म यूज इट्स ऑन कैपिटल। फॉर एग्जांपल, आप अपना कैपिटल यूज कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हम ड्राइंग कहते होते हैं, सिंपली आप ड्राइंग भी कह सकते हैं। और इसकी तरह यूज ऑनर टाइम और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, के उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज या ऑनर का टाइम आपने यूज कर लिया। ठीक है, दिस इज अ इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक, अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट बेसिकली ये इसका लेना देना ज़्यादा होता है। ठीक है, मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट इज सब्जेक्ट टू एक्चुअल पेमेंट और विल बी पेड फॉर इन फ्यूचर, जो आपने हर हाल में फ्यूचर के लिए पे करनी है। इम्प्लिसिट कॉस्ट में आप क्या करेंगे, ओनर्स के साथ उसका कैपिटल यूज़ कर लिया, आपने चीज़ें यूज़ कर ली। फॉर एग्जांपल, ओनर ही ओनर की चीज़ें यूज़ कर सकता है, ऐसा नहीं है कि हर आम बंदा भी यूज़ कर ले। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होती है जिसकी पेमेंट आपने हर हाल में करनी ही करनी होती है। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वही कॉस्ट होती है। ठीक है, आप देखिए एग्जांपल्स के साथ कि जी वेजेस है आपने देनी ही देनी है। ठीक है, अब ये याद रखना है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके आगे यूज होंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, रेंट है, रेंट आपने देना ही देना है, मटेरियल्स की कॉस्ट आपने बेयर करनी ही करनी है। ठीक, अब ये बेसिकली आपके पास है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। उसके बाद डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंट कॉस्ट। ठीक, टू और मोर अल्टरनेटिव्स हैं इसके अंदर कि जी आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या रखनी है। ठीक है, अगर अच्छा रॉ मटेरियल रखेंगे
तो अच्छी आपकी कॉस्ट आएगी। ठीक है, डिफरेंस आएगा, इंक्रीमेंट इंक्रीज हो जाएगी कॉस्ट। ठीक है ना। देखिए ये एग्जांपल में कहता है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ टू कैटेगरीज और क्वालिटीज, के आपकी टू क्वालिटीज का ग्रेड ए ग्रेड बी। ठीक है। आप घर के अंदर मैंने टाइल्स लगवाई तो उन्होंने कहा जी दो तरह की टाइल्स होती हैं, ग्रेड ए ग्रेड बी। मैंने कहा इनमें डिफरेंस क्या है? उन्होंने कहा जी ग्रेड ए जो टाइल होती है उसमें कोई फॉल्ट नहीं होता, एक्यूरेट होती है। तो बी ग्रेड बी, मैंने कहा ग्रेड, उन्होंने कहा जी उसमें कहीं से थोड़ा सा वो टूटी हुई हो सकती है, या उसकी मेजरमेंट में इफेक्ट हो सकता है, या वो अप एंड डाउन हो सकती है। लेकिन जब मैंने कंपेयर किया तो उसमें पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन उन्होंने ग्रेड बी भी दी हुई है और ग्रेड ए भी दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है उसकी, लेकिन कॉस्ट के अंदर डिफरेंस था कि जी एक 1700 रुपये की थी, एक 1400 की थी, 300 का मार्जिन था। दिस इज कॉल्ड द क्वालिटी कैटेगरी। ठीक है ना। और वी कैन से दैट डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल कॉस्ट आल्सो। ओके। ठीक है। उसके बाद कॉस्टिंग है। प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या होती है? सिंपल, जो आपके प्रोडक्ट पर कॉस्ट लगती है। ठीक है। मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कल्ड हाउएवर द रिकमेंडेड टर्मिनोलॉजीज। ठीक है। कास्ट अकाउंटिंग, अब कास्ट अकाउंटिंग हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ रखी हुई है, फिर आपको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, लेकिन अब इसे देखिए। इट इज़ अ एस्टेब्लिश बजट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, प्रोसेस, एक्टिविटीज़ और प्रोडक्ट एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, प्रॉफिट और सोशल यूज ऑफ फंड्स। ठीक है ना। तो ये सारे स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, एक्चुअल कॉस्ट क्या आती है, उसके अंदर ऑपरेशन क्या आते हैं, प्रोसेस एक्टिविटीज़ क्या है। ठीक। अब इट इन्वॉल्व अ केयरफुल एवेल्यूएशन ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड विद इन द बिजनेस, क्या आप बिजनेस के अंदर केयरफुली इन्वॉल्व होकर उसके रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास प्राइम कॉस्ट थे। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले लेक्चर में जो आपको क्लास पढ़ाई थी उसके अंदर भी है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? इट इज द टोटल कॉस्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई विद अ जॉब। ठीक है। कि ऐसी कॉस्ट जो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई जॉब के साथ नहीं कर सकते। जॉब क्या होती है? देखिए जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जितना भी प्रोसेस होता है इस इज कॉल्ड जॉब। ठीक है। जब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, दिस इज अ कॉल्ड जॉब। ठीक है। तो टोटल प्राइम कॉस्ट क्या है? द टोटल कॉस्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड। जब आप एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसे डायरेक्टली आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है। ड्यूरिंग द जॉब कि प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक, इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। टोटल कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई, ओ सॉरी, लिटिल बिट बी आई मिस्टेक इट। ठीक है। टोटल कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, सॉरी, विद अ जॉब। जो आपने जॉब की है उसके साथ क्या करना है? आपने डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना है। आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विसेज बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। ठीक है। प्राइम कॉस्ट देखें आपके पास इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और अदर एक्सपेंसेस है। इन तीनों को ऐड करने से आपके पास क्या बन जाएगी? प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं थोड़ा भूल गया। अच्छा, डायरेक्टली प्राइम कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड अ प्राइम कॉस्ट। ठीक है। अब कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? कि इट इज दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल से, देखिए प्राइम कॉस्ट में आपने तीन चीज़ें ऐड की थी। ठीक। और प्राइम कॉस्ट डायरेक्टली आइडेंटिफाई किसके साथ होगी? जॉब के साथ होगी, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विसेज बना रहे हैं। दिस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होगी? इट इज द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट to total labor, other total expenses, factory overhead is known as conversion cost. ठीक है। कि जी आप फिनिश प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल से फिनिश, द टोटल ऑफ लेबर, cost accumulated cost various in which entity set of cost account incurred may be arranged to provide the different perspective information। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास मेथड ऑफ कॉस्ट अकामुलेशन के दो मेथड होते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, एक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होती है। इट इज मेथड ऑफ कॉस्टिंग दैट अप्लाई प्रोडक्शन कैरिड आउट बाय द सीरीज ऑफ ऑपरेशनल स्टेजेस और प्रोसेसेस। ठीक है। इसे कहते हैं प्रोसेस कॉस्ट। इसके अंदर बेसिकली पूरा अकाउंटिंग
मेथड ऑफ कॉस्ट अप्लाइड द प्रोडक्शन कैरिड आउट, जो आप बेसिकली प्रोसेस के दरमियान, ऑपरेशन के दरमियान आपकी कॉस्ट आ रही होती है, उसको कहते हैं प्रोसेसिंग कॉस्टिंग। जॉब पार्टनर कॉस्टिंग जनरली एलोकेटेड ऑल टाइम मटेरियल एक्सपेंसेस और इनटू इंडिविजुअल प्रोसेस और आज जॉब। ठीक है, ये आप लोगों का बेसिकली लेक्चर था जिसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपने समझी हैं। कोई इशू आएगा आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मुझे क्या कहते हैं, आप कट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो आपका ये है बेसिकली बेसिक टर्मिनोलॉजीज का लेक्चर था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, नोट्स क्या बनाना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। और आज के लिए इतना काफ़ी है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच।